पूरी दुनिया में क्रिकेट की फैन भारत में सबसे ज़्यादा है। आखिर लोग क्रिकेट को इतना पसंद क्यों करते थे और फैन अपनी क्रिकेटर्स की और इतने क्रेजी क्यों होते थे? क्रिकेट मैच देखने से क्या होते हैं और हमारे देश के लिए क्रिकेट कितना इम्पोर्टेंट है? आज की इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आईपीएल की बिजनेस मॉडल को भी समझने की कोशिश करेंगे। आईपीएल की शुरुआत आईपीएल से नहीं बल्कि आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग से हुई थी। 2007 में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने आईसीएल की एस्टैब्लिश किया था। जी एंटरप्राइज वही कंपनी है जो जी न्यूज चलाता है, लेकिन शुरू में आईसीएल, आईसीसी और बीसीसीआई से कोई कनेक्शन नहीं था, इसीलिए आईसीएल को किसी तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिला। बीसीसीआई इस आईसीएल एग्जीक्यूटिव बोर्ड से खुश नहीं था और वो आईसीएल में शामिल होना भी नहीं चाहते थे और आईसीएल से जेलस होने की वजह से बीसीसीआई ने आईसीएल को कम्पीट करने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की स्थापना की। हमारा कहानी शुरू होता है 13 सितंबर 2007 T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत हुई थी और इस जीत के बाद बीसीसीआई ने एक फ्रेंचाइज बेस्ड 2020 क्रिकेट कंपटीशन के अनाउंस किया, जिसे आज हम इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से जानते थे। बीसीसीआई ने यह भी अनाउंस किया कि आईपीएल टूर्नामेंट की प्राइज मनी आईसीएल से कई ज़्यादा होगा, जिसके वजह से आईसीएल से कुछ प्लेयर आईपीएल में शिफ्ट होने लगे थे, जिसे आईपीएल इस रेस में आगे रहा। लेकिन बीसीसीआई यहाँ तक नहीं रुका, उसने इस रेस में अकेला रहना सही समझा और आईसीएल को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ की है। जैसे आईसीएल में खेलने वाले प्लेयर्स को आईपीएल से बैन लगाया, आईपीएल टूर्नामेंट में खेलने वाले प्लेयर्स को रणजी टूर्नामेंट में मैच फीस और प्राइज मनी भी इंक्रीज किया, आईसीसी में भी बैन लगाया और स्टेट एसोसिएशन को आईसीएल के लिए ग्राउंड देने से रोक लगाया। इस लीग में ऐसे प्लेयर्स थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ था, इसीलिए यह एक कंट्रोवर्सी बन गया। इस कंट्रोवर्सी को शांत करने के लिए बीसीसीआई ने वार्निंग दी थी कि बीसीसीआई द्वारा ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट या किसी लीग में आईसीएल के प्लेयर हिस्सा नहीं ले सकते थे, जिसके कारण आईसीएल से सभी प्लेयर्स को हटना पड़ा और इसी तरह यह लीग पूरी तरह से खत्म हो गया। आप समझते हैं कि आईपीएल काम करते कैसे? पूरी आईपीएल को एक 6 मेंबर के काउंसिल द्वारा चलाया जाता है और पूरी डिसीजंस लेते हैं और इस पूरी इवेंट को मैनेज करता है। अब ये जो आईपीएल है ये एक फ्रेंचाइज सिस्टम है जो कि अलग अलग सिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स। हर एक टीम को एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ओन किया जाता है। अब ये फ्रेंचाइज सिस्टम होता क्या है? आईपीएल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले सबसे बड़ी लीग में से एक है। 2014 में यह सबसे बड़ी लीग की लिस्ट में 6 नंबर पर था। यह एक बहुत ही बड़ा लीग है, तो इसका बिजनेस मॉडल भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। आईपीएल में जहाँ पैसा कमाने की बात आते हैं तो स्पॉन्सरशिप सबसे आगे रहता है। वह इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी स्पॉन्सरशिप की है। मैक्सिमम रेवेन्यू इसी टाइटल स्पॉन्सरशिप और लोकल स्पॉन्सरशिप से जनरेट होते हैं। इसके बारे में आगे बात करते हैं। फिलहाल ये देख लेते हैं कि स्पॉन्सरशिप के अलावा और क्या क्या सोर्स है जहाँ से पैसा आता है या फिर कह सकते हो कि रेवेन्यू जनरेट होती है। सबसे पहला सोर्स है फ्रेंचाइजेस। रेवेन्यू जनरेट करने की ये एक बड़ा सोर्स है। मार्केट में इनके खुद की ब्रांड वैल्यू होते हैं जहाँ से ये अच्छे खासी अमाउंट की रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फ्रेंचाइजेस बेसिकली 2 प्रोसेस से पैसा कमाता है, एक फ्रेंचाइजेस राइट और दूसरा है बिडिंग प्रोसेस। टीम की ब्रांड वैल्यू और बिडिंग प्रोसेस के आगे बात करेंगे। अब दूसरे सोर्स के बारे में बात करते हैं जो कि है ब्रॉडकास्टर या ब्रॉडकास्टिंग कंपनी या फिर कह सकते हो कि टीवी चैनल। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आईपीएल से खरीदकर टीवी, लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन पर लाइव टेलीकास्ट करते हैं और इसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर लीग कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं और वहां से जब पैसा आते हैं वो फ्रेंचाइजेस और टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तीसरी रेवेन्यू का सोर्स है स्टेडियम टिकट। हम और आप जानते हैं कि स्टेडियम टिकट सेलिंग एक कॉमन वे है जहां से आईपीएल पैसा कमाता है, लेकिन टिकट से जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो डायरेक्ट लीग के पास जाते हैं, मगर ये स्टेडियम और जिस स्टेट में मैच खेला जाती है उस स्टेट एसोसिएशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और चौथी जो सोर्स है रेवेन्यू का वो है मर्चेंडाइजिंग। हमारे देश में फैन कितना क्रेजी है ये तो आपको पता है और उसी क्रेजी का फायदा उठाते हुए लीग अपना मर्चेंडाइज बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाता है। ये जो 4 सोर्स है ये स्पॉन्सरशिप के अलावा पैसा आते हैं। अब बात करते हैं इनकी रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू को 2 भागों में भाग करेंगे, एक है सेंट्रल रेवेन्यू और दूसरी है लोकल रेवेन्यू। सेंट्रल रेवेन्यू में टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप राइट आता है और लोकल रेवेन्यू में छोटे छोटे चीज जैसे टिकट सेलिंग, गेट पास, मर्चेंडाइज सेलिंग, लोकल स्पॉन्सरशिप और प्लेयर ट्रेडिंग जैसे होते हैं। इनके बारे में पहले बता दिया था।
अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप राइट और टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आईपीएल की ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद लेते हैं और अपने चैनल पर मैच की फुल लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। इससे रेवेन्यू जनरेट होते हैं। लाइव मैच के दौरान तंग करने वाले हर ओवर के बीच जो टीवी एड्स आते हैं उससे ब्रॉडकास्टर काफी रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उन टीवी एड की रेवेन्यू आईपीएल को देता है और आईपीएल इनमें से थोड़ा खुद रख लेते हैं और बाकी पैसा दोनों टीम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे ये समझ में आता है कि जो टीम ज्यादा मैच खेलेगा वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा। इसीलिए हर फ्रेंचाइजी चाहता है कि उनकी टीम ज्यादा से ज्यादा मैच खेले। आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसा टाइटल स्पॉन्सरशिप से आता है और जब पैसा बीसीसीआई या आईपीएल स्पॉन्सरशिप से आता है वो सारा पैसा एक सेंट्रल पूल के पास जाता है और उसके बाद हर एक फ्रेंचाइजीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कुछ हिस्सा प्राइज मनी के लिए रखा जाता है। कंपनी जो स्पॉन्सरशिप राइट खरीदते हैं वो आईपीएल को काफी ज्यादा पैसा देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हर आईपीएल के सीजन में आईपीएल के नाम के साथ ब्रांड या कंपनीज का नाम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर डीएफएल आईपीएल, वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, टाटा आईपीएल। तो एक झलक देख लगते हैं कि कौन सी कंपनी ने किस ईयर में कितने पैसों से टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा था। पहले 5 सीजन में डीएफएल ने 400 करोड़ पर ईयर पे करके टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया था। 2013 से 2015 तक पेप्सी ने 79.2 करोड़ पर ईयर पे किया था। फिर वीवो ने 2016 और 2017 में 100 करोड़ पर ईयर पे किया था। अगेन वीवो ने 2018 और 2019 में 440 करोड़ पर ईयर पे किया था। वीवो चाइनीज कंपनी होने के कारण 2020 में टाइटल स्पॉन्सरशिप से विड्रॉ करना पड़ा और उस साल ड्रीम 11 ने 220 करोड़ पे पर ईयर करके टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया था। लेकिन वीवो ने फिर से 2021 में 440 करोड़ पे पर ईयर करके टाइटल स्पॉन्सरशिप का पोजीशन हासिल कर लिया। 2022 से 2023 का सीजन में 335 करोड़ पर ईयर पे करके टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया था और टाटा ने 2024 से 2028 तक का टाइटल स्पॉन्सरशिप 500 करोड़ पर ईयर पे कर लिया है और ये अभी तक का सबसे ज्यादा टाइटल स्पॉन्सरशिप फीस है। यह तो हो गई टाइटल स्पॉन्सरशिप जो बड़ी रकम में रेवेन्यू जनरेट होते हैं। अब बात करते हैं लोकल स्पॉन्सरशिप की। लोकल स्पॉन्सरशिप से छोटी छोटी रेवेन्यू जनरेट होते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। आप समझते हैं कि रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। टिकट सेलिंग से जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो 80% फ्रेंचाइजीज के पास चले जाते हैं और 20% आईपीएल ऑर्गेनाइजर के पास जाता है और जो गेट पास से रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो सब फ्रेंचाइजीज के ओनर के पास जाता है। मर्चेंडाइज जैसे कि टी शर्ट, शूज और कैप्स ये सब चीज फ्रेंचाइजीज अपनी वेबसाइट या चैनल में बेचकर पैसा कमाता है। इससे ये समझ में आता है कि प्लेयर के साथ साथ फ्रेंचाइजीज का भी पॉपुलर होना जरूरी है। जो ज्यादा पॉपुलर होगा वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि फ्रेंचाइजीज बिडिंग प्रोसेस से भी पैसा कमाता है। चलिए इसको अभी समझते हैं। यह एक सिंपल प्रोसेस है जहां प्लेयर की ट्रेडिंग्स होते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। जैसे कि एक टीम में कम से कम 16 प्लेयर हो सकते हैं। एक टीम में ज्यादा से ज्यादा 4 इंटरनेशनल प्लेयर हो सकते हैं। कैचमेंट एरिया से अंडर 21 के 4 प्लेयर्स हो सकते हैं। बिडिंग प्रोसेस में सबसे पहले बिडिंग की शुरुआत की अनाउंसमेंट होती है और बिडर्स को इन्वाइट करते हैं। प्लेयर्स की ऑक्शनिंग होती है। ऑक्शनिंग के दौरान हर प्लेयर्स की पार्टिकुलर अमाउंट फिक्स्ड किया जाता है। फ्रेंचाइजीज अपना राइट्स खरीदते हैं ताकि वो अलग अलग शहर में मैच खेल पाए। तो ऐसे ही कुछ चीज होते हैं जो बिडिंग के दौरान किया जाता है। तो यह था आईपीएल की पूरी बिजनेस मॉडल। हमारे जिंदगी में क्रिकेट एक अहम हिस्सा है। स्कूल में 90% स्टूडेंट का सपना रहता है कि उन्हें विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर बनना है। हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह लाखों लोगों के दिल में एक जगह बना के रखा है। कोई सारे क्रिकेट की फैन का सुबह और शाम की चाय से उन्हें मैच देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे क्रिकेट में टैलेंट, एंटरटेनमेंट होने के साथ साथ इमोशन से भी भरी हुई है। भारत जैसे देश के लिए क्रिकेट कितना इम्पोर्टेंट है। क्रिकेट भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2023 की मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत की इकोनॉमी $2.4 बिलियन कंट्रीब्यूट किया है। आई होप आप लोगों को आईपीएल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।